हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जिनका भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिनका भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उन सब के लिए यहाँ पे हिंदी का कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण है और पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो कि रिसेंट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो आइए इन सारे क्वेश्चन को एक नज़र में देखेंगे। और उसके पहले एक छोटा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जीके जीएस वाली भी जो बहुत सारी जो यहाँ पे सेट है तैयार है, आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिनको पीडीएफ लेना है वो 150 पे करके सारे के सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। तो यहाँ पे आइए पहला सवाल देखते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं उनको देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। जैसे देखिए यहाँ पे सवाल आया था क्या कि त्राही त्राही मच जाने का अर्थ क्या होता है। तो त्राही त्राही मच जाने का अर्थ होता है यहाँ पे हाहाकार मच जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाहाकार मच जाना। टक्कर लेने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, तुलना करना, मुकाबला करना, टकराना या लोहा मारना। तो टक्कर लेने का अर्थ होगा यहाँ पे मुकाबला करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी अर्थात यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है, कौन सा शब्द है शुद्ध है। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिवादी। ठीक है, प्रतिवादी। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, तो प्रतिवादी कैसे लिखा आता है, यहाँ पे छोटी इकार की मात्रा, फिर वह पे अकार की मात्रा और बड़ी इकार की मात्रा। ठीक है, प्रतिवादी। फिर प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद करने के लिए यहाँ पे बताया गया। तो प्रति उत्तर का क्या सही संधि विच्छेद होगा, तो प्रतिजोर उत्तर होगा। प्रतिजोर उत्तर मीन्स कि प्रति में ई हो गया और ऊ हो गया है ना, तो ई प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे यन संधि का उदाहरण भी बन जाएगा। ये भी ध्यान आपको रखना है, यन संधि। ठीक है, यन संधि का उदाहरण बन जाएगा, ध्यान रखना। और यन संधि का उदाहरण में क्या होता है, ई हो गया, ऊ हो गया या री हो गया, इसके बाद कोई स्वर आता हो तो कैसा संधि कहलाता है, यन संधि कहलाता है। ठीक है, फिर सवाल देखेंगे निर्वासित में प्रत्यय क्या होगा। निर्वासित इत इसका क्या है, प्रत्यय है। पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा, पुरः। ठीक है, पुरः जो हित होगा पुरोहित होगा। और ये विसर्ग संधि के उदाहरण में से एक है। लंबोदर, लंबोदर अर्थात किसको यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान गणेश को बताया जा रहा है, भगवान गणेश को बताया जा रहा है लंबोदर। तो ये क्या हो गया, लंबोदर से अर्थ किसका निकल रहा है, भगवान गणेश का, और ये होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का जो विशेषण होगा वो होगा उत्कृष्ट। अब यहाँ पे पर्यायवाची शब्द छांटना है। जैसे दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वर्षा होगा, बादल होगा, नीरद हो गया, विद्युत होगा। तो दामिनी का जो होगा आपका पर्यायवाची होगा वो होगा विद्युत होगा। ठीक है, मरकट का होगा यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपका होगा, मरकट का मतलब बंदर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे सवाल पे कि गरिमा, गरिमा का उल्टा क्या होगा, गरिमा का उल्टा होगा लाघिमा। ठीक है, गरिमा का उल्टा होगा लघिमा। नेक्स्ट सवाल है कि जिजीस्वा, जिजी विशा का अर्थ क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा होता है। डिंग हाकना का अर्थ होता है सेगी बघारना। तो गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंट के एग्जाम में, तो उनका क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र फटाफट डालते हैं। जैसे सवाल यहाँ पे देखिए, वह धीमे धीमे हंस रही थी। तो धीमे धीमे का यहाँ अर्थ होगा, यहाँ पे रेखांकित जो करना है वो कौन सा करेक्ट होगा। एक तो पता है धीमे धीमे यहाँ सारे के सारे क्या है, क्रिया विशेषण है, ये तो बात सच है। लेकिन इसमें भी क्या, स्थानवाचक, रीतिवाचक, समयवाचक या परिमाणवाचक। तो आंसर हो जाएगा आपका रीतिवाचक। धीरे धीरे शब्द में हंसने की गति, ठीक है, हंसने की गति के बारे में बात हो रही है, अतः ये क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अर्थात ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं, वो शब्द कैसे कहलाते हैं, रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ वर्ड है इंपॉर्टेंट जिसको रख लीजिएगा, जो कि रीतिवाचक जब आपका विषय क्रिया विशेषण होगा उसमें यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि यथा हो गया, तथा हो गया, ध्यानपूर्वक, झटपट, एकाएक, अचानक, धीरे धीरे, ये वर्ड आया धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे वर्ड आया, या जल्दी, रोज, निसंदेह, वास्तव में, किस लिए, क्योंकि, कदाचित, ऐसे शब्द जो हैं रीतिवाचक जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण का उदाहरण है। फिर सवाल है कि यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हम राष्ट्रीय को कैसे लिखते हैं, र पर अकार की मात्रा, फिर स और ट्र, ये ठीक है, इस तरह से क्या लिखते हैं, राष्ट्रीय लिखते हैं। ये वाला गलत है। बड़ी कार की यहाँ पे जो छोटी कार की मात्रा होता नहीं, किसी में नहीं होता है, और बड़ी कार की होता है लेकिन ट में र होता है। ठीक है, राष्ट्रीय होगा कौन सा, शुद्ध, ये आपका राष्ट्रीय, ये वाला शुद्ध होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तत्सम, तत्सम रूप क्या होगा, किस शब्द का तत्सम रूप आद्रक होगा। देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं, याद रखिए संस्कृत के अपने शब्द होते हैं, जैसे तत्सम शब्द कहते हैं। और आद्रक का मतलब होता है अदरक होता है। ठीक है, आद्रक का मतलब होता है अदरक, ये वाला अदरक नहीं, आद्रक नहीं, आद्र नहीं। ठीक है, क ख ग किस वर्ग के वर्ण है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन के वर्ग। ठीक है, क से लेकर
क से लेकर म तक क्या है स्पर्श व्यंजन के उदाहरण, कुल 25 इसकी संख्या होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। कुल 25 क्या होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। क से म तक, क वर्ग होगा, च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा, प वर्ग होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व्यापक का विलोम क्या होगा? व्यापक का उल्टा क्या होगा? तो व्यापक का उल्टा होगा संकुचित। ठीक है, व्यापक का जो विलोम होगा वो होगा संकुचित। व्यापक का मतलब होता है दूर तक फैला हुआ या विस्तृत होता है, वहीं संकुचित का अर्थ होता है सिकुड़ा हुआ या संकुचित होता है। अगर पूछा जाए, ये तो हो गया आपका करेक्ट आंसर, लेकिन अगर आपसे पूछे अशक्त का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, शक्ति विहीन होता है, अक्षम होता है, असमर्थ होता है, अयोग्य होता है। ठीक है, सशक्त होता है इसका अपोजिट। अव्यर्थ का मतलब होता है व्यर्थ न होने वाला या सफल होता है, इसका अपोजिट होता है व्यर्थ। अव्यर्थ का उल्टा होता है व्यर्थ। शांत का होता है अशांत। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अतएव का संधि विच्छेद कीजिए। अतएव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अतः जोर एव होगा। अतः जोर क्या होगा? एव होगा। विशेष संधि के उदाहरण में एक है। अवयवी भाव का समास, अवयवी जो भाव है समास कौन से? इनमें से आपको चुनना है कि अवयवी भाव समास इनमें से कौन है, तो आंसर हो जाएगा भरपेट। ठीक है, जब हम यथा जैसे वर्ड लिखते हैं, जैसे यथाशक्ति लिखते हैं, ठीक है, भरपेट हो गया आपका। ये भी क्या हो गया आपका? अवयवी भाव का समास का उदाहरण हो गया, भरपेट हो गया। ये से सब जो होंगे, ठीक है, या प्रत्येक प्रतिदिन हो गया। ठीक है, प्रतिदिन हो गया। ये सारे के सारे वर्ड के यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, भरपेट, ये सभी के सभी क्या है? अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो जीवन जीने की इच्छा का यहाँ पे जो रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? वो होगा यहाँ पे जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चतुरानन, चतुरान चार मुखों, जिनका चार मुख होता है, चार मुखों वाला होता है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, याद रखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर तो ये होगा, लेकिन इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो जान लीजिए रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन? अस्थायी भाव होते हैं जिनकी संख्या 9 होती है, विभाव जिनकी संख्या 2 होती है, अनुभाव जिनकी संख्या 8 होती है, असंचारी या व्यभिचारी भाव जिनकी संख्या 33 होती है। तो आपसे सवाल पूछा है अनुभाव, अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते कि ओजरी की जोहरी कांधे, आंतन की सेलही बांधे, मुंड को कमंडल, खपड़ कियो कोड़ी क्या है? ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, जो सेंटेंस लिखा गया, इसमें से रस पूछा गया कौन सा रस है। तो देखिए, जब भी ऐसे वर्ड आएंगे जहाँ पे खपड़ हो गया मीन्स खोपड़ी जैसा, ओजरी मीन्स आंत जैसा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे लिखा हो आंतों की थैली की झोरी कंधे पर डाले, आंत की थैली को कंधे पर डाला हुआ है। इस तरह से कमंडल जो है सिरों पर कमंडल लिए हैं, खोदर खोपड़ी का बना खप्पर लिए हुए है ना, इस तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं खोपड़ी हो गया, आंत हो गया, सर ये सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं भी विभत्स, ठीक है, विभत्स रस का उदाहरण बताता है। ठीक है, तो विभत्स का मतलब होता है या घृणा होता है, या इसको जुगुप्सा भी कहते हैं, या भयानक भी कहते हैं। सॉरी, भयानक नहीं, विभत्स का मतलब घृणा या जुगुप्सा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछा जाए रस की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे देख लीजिएगा रसों की संख्या यहाँ पे होती है कुल 9 होता है। जैसे रति हो गया श्रृंगार का, हास हो गया हास का, शोक हो गया करुण का, क्रोध हो गया रौद्र का, उत्साह हो गया वीर का, भय हो गया भयानक का, भयानक का जो हो गया भय का रस हो गया, है ना। वीर का भी मैंने बताया, यहाँ पे वीर उत्साह से रिलेटेड है। रौद्र का मतलब भी मैंने बताया, रौद्र क्रोध का हो गया। और आपका भीवत्स जो हो गया आपका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि घृणा, इसका घृणा से संबंधित है, घृणा या जुगुप्सा जिसको कहते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं विस्मय मतलब अद्भुत, और निर्वेद या वैराग्य मतलब शांत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब पहला जो होगा वो तद्भव होना चाहिए, और दूसरा क्या होगा? तत्सम होना चाहिए। ठीक है, गौ तत्सम है, गौ क्या है? तत्सम है। और आपका तद्भव क्या है? गाय, ये सही है। गोपाल, गोपाल ये आपका क्या है? ये यहाँ पे तत्सम है। क्या है? तत्सम ये शब्द है। और ग्वाला क्या है? यहाँ पे तद्भव है, तद्भव। ठीक है, तद्भव है। तो आपको क्या पूछा गया? तो तद्भव तत्सम बताइए, लेकिन यहाँ पे क्या तत्सम तद्भव है। सुमेलित क्या होगा? करेक्ट आंसर 2 जो होगा ये सुमेलित नहीं। बाकी आपका देख लीजिए तद्भव होता है यहाँ पे गाहक, और ग्राहक होता है आपका तत्सम। गांठ वही होता है आपका तद्भव, वही होता है ग्रंथि आपका तत्सम। तत्सम वर्ड होते हैं जैसे ग्रंथि, ग्राहक, गोपाल, गौ, ये सारे के सारे वर्ड क्या तत्सम है, तद्भव। बाकी गाय हो गया, ग्वाला हो गया, गाहक हो गया, और आपके गांठ हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में उचित
निपात बताना है। सबसे पहले जाने कि निपात कहते किसको है। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रधानता होती है उसे निपात कहते हैं। जैसे कि तक हो गया, मत हो गया, क्या, हाँ, भी, केवल, ही। तो ही देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड है, ये क्या है, निपात है। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है। पहले तो द्विगु समास जानी कहते किसको है। उत्तर पद प्रधान होता है तथा समूह का ज्ञान होता है या संख्यावाचक होता है। जैसे कि नवरत्न, नौ रत्नों का समूह आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आपका नवरत्न। बाकी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। जैसे कि उत्तर पर पद जो होता है प्रधान होता है, कारक चिन्ह का लोप, जैसे कि पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे विभक्ति से का लोप हो रहा है, तो पथ से भ्रष्ट। तो तत्पुरुष समास से हो गया, यहाँ पे से जो आया तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया बहुब्रीहि। अभी मैंने आपको बताया था कि शब्द का अर्थ कुछ और निकले, ठीक है, वो शब्द का अर्थ कुछ और निकले, कोई तीसरा अर्थ निकले, दूसरा अर्थ निकले, उसको कहते हैं बहुब्रीहि। जैसे पंकज, मतलब पंख मतलब कीचड़ में जो उगता है उसे कहते हैं कमल, है ना। पंकज कमल जिसको कहते हैं, कमल को पंकज कहते हैं। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं इसमें। जैसे कि जिसमें और या आल लगा रहता है, जैसे जलवायु, जल और वायु इसमें लगा हुआ है, तो ये आपका जलवायु क्या हो गया, द्वंद्व समाज हो गया, पंकज हो गया बहुब्रीहि समाज हो गया, और जो आपका पदभ्रष्ट हो गया आपका तत्पुरुष समास हो गया। बाकी द्विगु समास आपका जो हो गया नवरत्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें से संधि का विकल्प, जो सही संधि का विकल्प चुनना है, संसार। संसार का क्या होता है, समजोर सार होता है। पहले तो संधि विशेष इसका कर लीजिए, समजोर सार होता है। और ये कैसा संधि है आप यहाँ पे जान लीजिए, यह व्यंजन संधि है ना। लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं म है और स है, ये कैसा है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सपरिवार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। सपरिवार, परिवार में क्या लगा है, परिवार में आपका स यहाँ पे जुड़ा है, तो सपरिवार हो गया, तो आपका स इसका क्या होगा, उपसर्ग हो गया। थकावट, थकावट में क्या हुआ है, आवट, इसमें प्रत्यय लगा है, तो आंसर हो जाएगा आवट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या होता है। व का उच्चारण स्थान होता है कंठ जोर ओष्ठ। कंठ जोर क्या होता है, कंठ जोर आपका यहाँ पे होगा, कंठ जोर ओष्ठ होगा आपका, तो कंठोष्ठ हो गया। ये हो गया व का उच्चारण स्थान, ठीक है। अगर आपसे पूछे दंत का, तो दंत का यहाँ पे देख सकते हैं, दंत का जो है यहाँ पे जैसे त, थ, द, ध, न, ल, श और लुरी हो गया आपका दंत, ठीक है। वही दंत ओष्ठ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दंत ओष्ठ, तो दंत ओष्ठ में क्या होगा, ओ और अ हो जाएगा, ठीक है, दंत ओष्ठ हो गया। फिर बात करते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य में क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालु का इस्तेमाल होता है, ए और ए हो गया, ठीक है, ए हो गया आपका कंठ तालु। दंत ओष्ठ मतलब ओ औ, है ना। चलिए नेक्स्ट वाला पे आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ अलंकार पूछा गया, क्या है अलंकार। तो अलंकार के बारे में जान लीजिएगा सबसे पहले कि चरण कमल बंदो हरि राय, ये कैसा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है। जब यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं कि उपमेय में ही उपमान का अभेद निरूपण करते हैं, अर्थात उपमेय में ही उपमान मान लिया जाता है, वो रूपक अलंकार कहलाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार। यहाँ हरि के चरण को कमल नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया, चरण को ही कमल मान लिया गया है, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। अब सवाल है कि अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, जब किसी वाक्य काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वन की बार बार आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पे देख रहे च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, आवृत्ति में जो बार बार हुई इससे क्या हो, इसकी सौंदर्यता बढ़ रहा है, और ऐसे जो होंगे ऐसे अलंकार क्या कहलाएंगे, ऐसे अलंकार आपके अनुप्रास अलंकार कहलाएंगे। श्लेष अलंकार की मैं बात करूं, यहाँ पे जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया है लेकिन अर्थ उसका कई निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए रावण सर सरोज वनचारी चली रघुवीर सिलीमुखी। यहाँ पे सिलीमुख की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सिलीमुख का दो अर्थ निकलता है, एक तो वान से, दूसरा भ्रमण से। तो अभी मैंने जैसे बताया कि एक शब्द का कई अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और उपमा अलंकार में क्या होता है कि उप का अर्थ होता है समीप से और पा का अर्थ होता है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं का समानता दिखाई जाती है, दो अलग अलग वस्तु की क्या समानता दिखाई जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे कर कमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है ना, तुलना किया गया है किसको, पैरों को और कमल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसको क्या कहते हैं, अधिकृत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अधिनियम का मतलब क्या होता है, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं।
अध्यादेश आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, और अधिसूचना वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कौन सा रस है इसमें, इस पंक्ति में कौन सा रस है। रस पूछा गया, रस की संख्या भी मैंने बताया 9 होता है, याद रखिएगा। हालांकि 2 और ऐड हो गए इसमें, ठीक है, 2 इसमें और ऐड हुए हैं। एक तो आपका वात्सल हो गया, एक भक्ति रस हो गया, है ना। वात्सल रस और भक्ति रस, ध्यान रखिएगा 2 और ऐड हो गए। लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तव में जो होते हैं रस की संख्या कितनी होती है, 9 होता है। जैसे रीति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा जिसको कहते हैं, विस्मय, निर्वेद या वैराग्य कहते हैं। तो यहाँ पे किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी, ठीक है, पकड़ी वे धावत। तो कहने का मतलब यहाँ पे कान्हा या कृष्ण भगवान के बाल रूप शिशु स्वरूप के बचपन की कहानी है, और वो किस तरह से वो, है ना, आंगन में खेलते हैं, दौड़ते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं उनका जो बाल स्वरूप में प्रेम है, यशोदा जो उनकी माँ यशोदा, उनका जो प्रेम के बीच का जो वहाँ पे वो चीज़ सौंदर्य को दिखाया गया, उसको, उस प्रेम को क्या कहा गया, बात्सल प्रेम कहा गया। तो इस तरह से ऐसे प्रेम को क्या कहते हैं, बात्सल प्रेम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ना कि अद्भुत होगा, ना ही रौद्र, ना ही वीर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बात्सल रस। अब आते हैं दीर्घ बाहु में कौन सा समास। अभी मैंने समास के बारे में मैंने बताया था कि समास किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, समास का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, जैसे दीर्घ बाहु। अगर दीर्घ बाहु से तीसरा कोई या दूसरा कोई अर्थ निकलता हो, जैसे दीर्घ बाहु का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दीर्घ बाहु जिसकी भुजा काफ़ी बहुत बड़ी हो, है ना। यहाँ पे दीर्घ बाहु मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु के बारे में बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ बाहु का मतलब हो गया भगवान विष्णु। तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। जैसे कि पीताम्बर का मतलब हो गया कृष्ण का, लंबोदर गणेश जी का, श्वेताम्बर सरस्वती जी का, उसी तरह दीर्घ बाहु विष्णु भगवान का, ठीक है। तो ऐसे समास को क्या कहते हैं, दीर्घ बाहु कहते हैं, ठीक है। चलिए, वही अवयवी भाव के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि अवयवी भाव किसे कहते हैं। अवयवी भाव का होता है जैसे कि आपका जो सबसे जो अवयवी भाव समास के पहले क्या, पहले पद में क्या क्या लग सकता है, जैसे अनु हो सकता है, आस होता है, प्रति हो सकता है, यथा, भर या हर हो सकता है। जैसे कि हर दिन बोलते हैं, भरपेट बोलते हैं, यथा संभव, यथा शक्ति, ऐसे अवयवी भाव के उदाहरण है। द्विगु समास के बारे में मैंने अभी बताया, जो कि पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है या समूह से रिलेटेड होता है। जैसे कि दोपहर, ठीक है, 2 पहरों का समाहार, शताब्दी 100 सालों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, ऐसे क्या होगा, द्विगु समास होगा। द्वंद्व में क्या होगा, जिस समास में दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, जैसे और, अथवा, या, एवं आदि से क्या होते हैं, योजक जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, और समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, सुख या दुख जिसको कहते हैं, है ना। गौरी शंकर, गौरी और शंकर हो गया। गुण दोष, गुण अथवा दोष हो गया, है ना। इस तरह से वर्ड होंगे, ऐसे शब्द को हम द्वंद्व समास कहेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को प्ले करके दोबारा देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कुछ मार्क्स यहाँ पे जो छूट सकते हैं वो आपके बन सकते हैं 100%। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।